नमस्कार। वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा में आज हमारे साथ अर्थशास्त्र के प्रबुद्ध अर्थशास्त्री प्रोफेसर नारायण सिन्हा हैं। आज हमारा विषय है कि शोध में हम डेटा का प्रयोग कैसे करते हैं, हम डेटा का यूज़ कैसे करते हैं, जिसमें हमें सिन्हा सर कुछ बताएंगे। तो सिन्हा सर जी, आपका स्वागत है, अभिनंदन है। तो सर, सबसे पहले मैं आपको से ये जानना चाहता हूँ कि डेटा किस प्रकार के होते हैं। धन्यवाद कुलश्रेष्ठ जी। अर्थशास्त्र में डेटा का बड़ा महत्व है। बिना डेटा के, जिसको हम आंकड़े भी कहते हैं, बिना आंकड़ों के अर्थशास्त्र की किसी नीतिज्ञ का निर्धारण नहीं हो सकता। और जितना भी अर्थशास्त्र की थ्योरी है, उसके लिए भी हमको डेटा की आवश्यकता पड़ती है। अब सवाल ये उठता है कि डेटा कहाँ से मिलेगा, कैसा होता है, किस प्रकार का होता है, डेटा का क्या महत्व है। इसके लिए हम मुख्य रूप से कहते हैं आंकड़े दो प्रकार के होते हैं। एक तो प्राइमरी आंकड़े, प्राइमरी डेटा है, और दूसरा होता है सेकेंडरी डेटा, जिसको हिंदी में प्राथमिक बोला जाता है, और सेकेंडरी को द्वितीयक बोला जाता है। प्राइमरी डेटा वो डेटा होते हैं जिसके आप प्राइम यूज़र हैं, जिसको आप पहली बार यूज़ कर रहे हैं, उसको हम कहते हैं प्राइमरी डेटा या प्राथमिक आंकड़े। द्वितीयक आंकड़े वो आंकड़े होते हैं जो किसी संस्था द्वारा पहले ही एकत्रित किए जा चुके हैं और आप उसके बाद में उसको उपयोग कर रहे हैं, वो कहते हैं सेकेंडरी डेटा या द्वितीयक आंकड़े जी। अब सवाल ये आता है कि हर आंकड़ों की हमें आवश्यकता पड़ती है। उदाहरण के लिए हम देख लें कि जब हम ये इलेक्शन होता है तो आपने एग्जिट पोल की आवश्यकता होती है, भाई क्या रुझान चल रहा है, तो वो प्राथमिक डेटा में आएंगे। वो प्राथमिक डेटा में आता है। अच्छा। तो प्राथमिक डेटा का सब कुछ किस तरह, यानी कि हम कलेक्शन करते हैं, यार क्या उस उपयोगिता क्या है प्राथमिक डेटा, क्या या सेकंड डेटा से अच्छे होते हैं प्राथमिक डेटा? कुछ प्राथमिक डेटा का अपना महत्व होता है और सेकेंडरी डेटा का अपना महत्व होता है। प्राथमिक डेटा हमें इंस्टेंट यूज़ करना है, और प्राथमिक डेटा का सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है, प्राइमरी डेटा का सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि हम हमारे उद्देश्य के अनुसार प्राइमरी डेटा कलेक्ट कर लेते हैं। जबकि सेकेंडरी डेटा में क्या होता है कि हमको हमारा उद्देश्य सेकेंडरी डेटा की उपलब्धि के आधार पर निर्धारण किया जाता है। तो ये दोनों में बेसिक अंतर होता है। अब प्राइमरी डेटा संकलन कैसे किया जाए, सवाल ये आता है। अब इसका दो प्रकार से हम मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित करते हैं। पहला होता है परपसिव सैंपलिंग, अच्छा, और दूसरा होता है रैंडम सैंपलिंग। परपसिव सैंपलिंग वो सैंपलिंग होती है जो हम किसी पर्पस से यूज कर रहे हैं, किसी उद्देश्य। अब जैसे आपने देखा है टीवी न्यूज़ आइटम में हम ओपिनियन मांगते हैं, तो हम उसमें जिस व्यक्ति से ओपिनियन मांग रहे हैं वो रैंडमली सिलेक्टेड नहीं है। अच्छा, जो हमको मिल गया, जो उससे संबंधित है, हम उससे पूछ लेते हैं। कहीं कोई घटना हुई, जो वहाँ से गुजर रहे हैं, उनसे पूछ लिया, तो वो हो गया परपसिव सैंपलिंग। उद्देश्य के अनुसार उनसे ही पूछें जो कि उससे संबंध रखते हैं, तो उसको हम बोलेंगे परपसिव सैंपलिंग या उद्देश्यपूर्वक। हाँ सर, मैं ये जानना चाह रहा था आपसे कि इस अर्थशास्त्र विषय जो है वो अपने आप में एक ऐसा विषय है जिसमें डेटा की बहुत उपयोगिता होती है। हम डेटा का बहुत उपयोग करते हैं अर्थशास्त्र में। आज भी हम नीति निर्धारण में जैसे हम बात करते हैं, RBI डेटा छाप रहा है, बहुत डेटा छाप रहे हैं ये। तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि हम जब पॉलिसी बना रही है, जैसे मान लो गवर्नमेंट पॉलिसी बना रही है, तो वो कहाँ से डेटा लेती है, कौन कौन से डेटा के सोर्स है अपने इकोनॉमिक्स में, अर्थशास्त्र में, जहाँ से वो ये करती है? अब इसमें क्या होता है कि हमें दो प्रकार के डेटा हम अर्थशास्त्र में यूज़ करते हैं, समष्टि और व्यष्टि। समष्टि जो डेटा आंकड़े होते हैं, मैक्रो जो डेटा होते हैं, वो हमें अलग अलग सोर्सेज से उपलब्ध होते हैं। उदाहरण के लिए, अगर राष्ट्रीय आय से संबंधित जितना भी हमको आंकड़े होते हैं, वो हमको CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन या केंद्रीय सांख्यिकी संगठन से प्राप्त होते हैं। और आप उनकी वेबसाइट पे जाएंगे तो उनकी वेबसाइट पे आपको सारा डेटा, आपको नेशनल इनकम से संबंधित, राष्ट्रीय आय से संबंधित सारा आंकड़े उसमें मिल जाते हैं। प्रति व्यक्ति आय, राष्ट्रीय आय, कृषि से आय, और उद्योग से आय, सर्विस सेक्टर से आय, और जितने वर्षों का चाहिए आंकड़े। फिर दो प्रकार के, और मैं और बता दूं एक बात आपको कि जब मैक्रो डेटा की बात करते हैं तो मैक्रो डेटा दो प्रकार से का होता है। एक तो होता है टाइम के अनुसार, टाइम सीरीज जिसके टाइम सीरीज डेटा बोलते हैं, जो कि 1970 से लेकर के
1990 तक का डेटा, 1950 से लेकर 2014 तक का डेटा, टाइम के अकॉर्डिंग डेटा ये टाइम के अकॉर्डिंग होता है। इसमें क्या होता है, कुछ वार्षिक होते हैं, अच्छा कुछ मासिक होते हैं, कुछ क्वार्टरली होते हैं, कुछ बाई एनुअल होते हैं। तो ये अलग अलग तरह के डेटा, Categorized by और कुछ डेटा ऐसे भी होते हैं जो कि वीकली मिलते हैं। अच्छा और अगर आप देखें तो जैसे आप स्टॉक एक्सचेंज के डेटा होगा, वो तो आपको दैनिक मिलता है। मेरे लगता पर आवर या पर सेकंड पे भी हो ऐसा कुछ। हाँ, पर वो तो बिल्कुल टाइम के वो, लेकिन उसको भी हम टाइम सीरीज कहते हैं, चाहे वो पर सेकंड हो, चाहे पर मिनट हो, चाहे पर डे हो, चाहे वो पर मंथ हो, या चाहे पर क्वार्टर हो, या पर ईयर हो। अच्छा। वो सारा हम उसको टाइम सीरीज डेटा बोलते हैं। और ये हमको अलग अलग, अब राष्ट्रीय की हम बात करते हैं तो वार्षिक भी उपलब्ध है और क्वार्टरली भी उपलब्ध है। अच्छा। और ये CSO के वेबसाइट पे आपको मिल जाती है। आप सीधा उसको डाउनलोड करिए जी और डाउनलोड करके उसका एनालिसिस कर लीजिए। अगर मौद्रिक डेटा की आवश्यकता होती है तो मौद्रिक डेटा जैसे मुद्रा की पूर्ति, मुद्रा के ब्याज दर, ये हमको डेटा मिलते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट से। अच्छा और ये आपको सारा डेटा मिल जाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से। अब आपको चाहिए प्राइस का डेटा, होलसेल प्राइस का चाहिए, रिटेल प्राइस का चाहिए, ये आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में मिल जाता है। और इसके अलग अलग संस्थाएं करती हैं, लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उन सबको कंपाइल करके वीकली, मंथली और एनुअल, ये तीनों तरीके से आपको डेटा उसमें मिल जाता है। और इसमें प्राइस, सब प्रकार का प्राइस होता है, फूड ग्रेन का, एग्रीकल्चर का, टेक्सटाइल का, शूज़ का, सब तरह का डेटा उसमें आपको मिलता है। अब आपको कुछ डेटा चाहिए पब्लिक फाइनेंस से संबंधित, राजस्व से संबंधित। जी जी जी। अब राजस्व से संबंधित जो डेटा होता है वो हमको बजट से मिलता है। अच्छा वो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो बजट होता है उसमें से डेटा मिलता है, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बुलेटिन उस डेटा को कंपाइल करता है। अच्छा। तो ये आपको राजकीय करों का डेटा, राजकीय व्यय का डेटा, शिक्षा में व्यय, मेडिकल व्यय, ये सारा डेटा हमको पब्लिक फाइनेंस से संबंधित रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की पब्लिकेशन से मिलता है। डाउनलोड वो एक्सेल के फॉर्मेट में होता है, रेडी टू यूज़ होता है। आप उसको डाउनलोड करिए और उसका एनालिसिस करिए। तो सर ये क्रॉस सेक्शन डेटा फिर अपना जो आपने क्रॉस सेक्शन में क्या होता है कि ये होता है वन पॉइंट ऑफ टाइम, यानी 1991 के अंदर, जैसे आप हमारा 1991 में जो सेंसस हुआ, फिर 2001 में जनगणना हुआ, फिर 2011 में जो जनगणना हुआ, वो जनगणना हमको हर राज्य की मिलेगी। अच्छा। तो क्या हो गया, 37 राज्य हैं मान लीजिए भारत के अंदर, तो उन 37 राज्यों का 2011 में क्या जनसंख्या थी उसको हम कहेंगे क्रॉस सेक्शन। अच्छा, 28 राज्य हैं इसमें और 5 जो भी 29 राज्य जी। 2011 का मिलेगा, इसी प्रकार 2001 का मिलेगा, इस प्रकार 1991 का मिलेगा। उसको किसी भी डेट का डेटा। और हाँ, एक बात और मैं बता दूं आपको, यदि आपको इंटरनेशनल डेटा चाहिए, विभिन्न देशों का चाहिए, उसके लिए आप वर्ल्ड डेवलपमेंट इंडिकेटर देखिए, और वर्ल्ड डेवलपमेंट इंडिकेटर में और IMF के अंदर ये डेटा आपको उपलब्ध होता है। और उसमें भी आपको लोकल करेंसी में भी होता है और डॉलर के अंदर भी होता है। तो सारे राष्ट्र, साउथ एशिया में जितने भी कंट्री हैं उनका डेटा चाहिए आपको, सार्क का, यानी कि सार्क का चाहिए, या एशियान का चाहिए, यूरोपियन यूनियन का चाहिए, वो सारा डेटा आपको वर्ल्ड डेवलपमेंट इंडिकेटर से मिल जाता है। वर्ल्ड बैंक के और IMF के डेटा की पब्लिकेशन से मिल जाता है। हम सर बात करते हैं, हम डेटा की बात की आपने, तो हम डेटा को जैसे प्रेजेंटेशन करते हैं तो हमारे इकोनॉमिक्स में काफ़ी हम डेटा का यूज़ करते हैं, उसमें किस किस के सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं हम? अब आजकल ये बड़ा आसान हो गया है कि हमें हर प्रकार का पैकेज मिलता है। एक्सेल का पैकेज मिलता है, रेडीमेड मिलता है, इसमें आपको परचेज नहीं करना पड़ता, ओपन सोर्स होता है। अच्छा। इसमें क्या होता है, डेटा आपने डाउनलोड कर लीजिए। अब सबसे अब उसको डेटा, जैसे आपने राष्ट्रीय आय का डेटा लिया, राष्ट्रीय आय का 1970 से और 2014 तक का डेटा लिया। अब 34 वर्ष का जो डेटा आपने, 44 वर्ष का जो डेटा लिया आपने, इस डेटा को क्या करें? पहला तरीका तो होता है ग्राफिकल। उसका आप क्या करिए, एक्सेल में जाकर के ग्राफ खींच कर देखिए क्या फ्लक्चुएशंस रहे हैं उसमें, मतलब किस तरह राष्ट्रीय बढ़ रही है, किन किन वर्षों में घटी है, किन किन वर्षों में जो ट्रेंड पता लग सकता है, पता चल जाता है। और क्यों हुआ है, मान लो कभी क्या हुआ, वर्षा की कमी से अकाल हो गया, कृषि उत्पादन कम हुआ, वो उस डेटा में रिफ्लेक्ट होगा। अच्छा। तो उससे आपको आइडिया लग जाता है जनरल ट्रेंड क्या चल रहा है। यानी कि हम एक्सेल से काफ़ी कुछ पता लगा सकते हैं। कुछ पता। उसके अलावा का कोई सॉफ्टवेयर हमारे पास जो दूसरा, जब प्राइमरी डेटा आप जब हैंडल करते हैं, जो प्राइमरी डेटा आंकड़े के हम इकट्ठे करते हैं,
उसके लिए हम SPSS का पैकेज यूज़ करते हैं, क्योंकि SPSS में जैसे ही आप प्राइमरी डेटा करते हैं तो उसमें सॉर्टिंग कर देगा, अच्छा, मेल का अलग, फीमेल का अलग, लिटरेट का अलग, इलिटरेट का अलग। यानी प्राइमरी डेटा के लिए SPSS सॉफ्टवेयर सबसे SPSS अच्छा माना जाता है। ज़्यादा कन्वीनियंट है। इसके अलावा सेकेंडरी डेटा के लिए सर? और सेकेंडरी डेटा के लिए हम मोस्टली एक्सेल, हालांकि SPSS में सेकेंडरी डेटा हो जाता है, लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से एक्सेल को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ सेकेंडरी डेटा के लिए। तो ये हमारा डेटा का एनालिसिस हो जाता है। अब एक प्रकार का डेटा होता है जिसको हम कहते हैं पैनल डेटा। पैनल डेटा में क्या होता है, यदि 37 हमारे प्रांत और केंद्रीय राज्य है, डिस्ट्रिक्ट हो गए, मान लो जैसे राजस्थान में अपने 33 डिस्ट्रिक्ट हैं, मान लो सब कुछ 33 डिस्ट्रिक्ट है। अब 33 डिस्ट्रिक्ट का 25 साल का डेटा अगर आपके पास है, हर डिस्ट्रिक्ट का 25 साल का जो डेटा है उसको हम कहते हैं पैनल डेटा। अच्छा, इसमें क्रॉस सेक्शन भी आ गया और टाइम सीरीज भी आ गया। यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि पैनल डेटा के अंदर हमारे पास अलग अलग राज्यों के ईयर वाइज और क्रॉस सेक्शन वाइज डेटा होते हैं, उसका एक पैनल बनाया जाता है, उसको पैनल डेटा बोलते हैं। जी। क्योंकि उसमें क्या होता है, अब यूँ मान के चलिए कि जैसे 70 का 30 डिस्ट्रिक्ट का डेटा, 71 का 30 डिस्ट्रिक्ट का डेटा, 72 का 30 डिस्ट्रिक्ट का डेटा, तो हमारे बहुत सारे क्रॉस सेक्शन बन गए। जो सारे क्रॉस सेक्शन बने उसको हम बोलते हैं पैनल डेटा। तो सर पैनल डेटा के लिए जो सॉफ्टवेयर होता है, यानी कि अपने जैसे एक्सेल में या कौन से सॉफ्टवेयर ऐसा कौन सा है जो हम पैनल डेटा का जो यूज़ होता है वो थोड़ा एडवांस लेवल पर होता है, क्योंकि हम साधारण रिसर्च में पैनल डेटा का उपयोग कम करते हैं। उसके लिए उपलब्ध है वो बहुत ज़्यादा टेक्निकल हो जाता है। और उसके लिए मैं तो ये रिकमेंड करता हूँ कि सबसे पहले आप SPSS और एक्सेल को यूज़ करिए, उसके बाद आप पैनल डेटा का जब आवश्यकता हो तो पैनल डेटा पे जाइए। तो ये इस तरह का हमारा पैनल डेटा होता है। तो इस प्रकार का हमें, जब तक आंकड़े नहीं होंगे आप कोई आर्थिक शोध नहीं कर सकते। अच्छा। हमें आर्थिक शोध करने के लिए आंकड़ों की आवश्यकता होती है, और आंकड़े आप देखिए प्राइमरी की आवश्यकता है या सेकेंडरी की आवश्यकता है, उसके अनुसार अपना उद्देश्य बनाइए और उद्देश्य बना के उसके अनुसार आप पैकेज यूज़ करिए, और आपको इतना आराम हो जाता है, सुविधा है आजकल कि उस पैकेज की सहायता से हम हमारे शोध के बारे में एक अंदाज लगा सकते हैं। सर मैंने कई डेटा का मेरा जो अनुभव रहा है, डेटा कहीं मिलते नहीं है। जैसे एम्प्लॉयमेंट के डेटा हम अगर ढूंढना चाहें तो कहाँ जाना चाहिए हमको सर? अब एम्प्लॉयमेंट के डेटा आपको सेंसस में मिल जाता है। जी सर। और एग्रीकल्चर सेंसस अलग होती है, उसमें एग्रीकल्चर में जो एम्प्लॉयड है वो मिल जाता है। जी, NSSO का भी। और NSSO के अंदर नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन जो होता है, राष्ट्रीय सर्वेक्षण संगठन जो है, जिसका दिल्ली में ऑफिस है, ये भी आंकड़े देते हैं और हर साल के लिए करते हैं, डिफरेंट राउंड्स में देते हैं। और डिफरेंट राउंड्स में देते हैं तो इनका ऑब्जेक्टिव अलग अलग होता है। किसी में एम्प्लॉयमेंट का होता है, किसी में मॉर्टेलिटी का होता है, किसी में हेल्थ का होता है, और अब नया एक और चला है जिसमें हम कहते हैं फैमिली हेल्थ सर्वे। अच्छा, जी। फैमिली हेल्थ सर्वे की बहुत आवश्यकता होती है, और ये डेमोग्राफिक डेटा जितने भी हैं वो हमें फैमिली हेल्थ सर्वे में मिलता है। यानी कि हमें डेटा आज के समय में फ्री में उपलब्ध हो जाता है। फ्री में उपलब्ध हो जाता है। जैसे जो आप सोचेंगे, पहले आप देखिए किस क्षेत्र में आपको रिसर्च करना है, किस शोध करना है, उसी क्षेत्र में जाकर के आप इंटरनेट की सहायता से ये आपको सारा आंकड़े मिल जाते हैं, और उसके अनुसार हमको अपना शोध प्रारंभ करना चाहिए। अच्छा सर, मैं ये जानना चाहता हूँ सर, जब हम शोध प्रारंभ कर रहे हैं और जैसे हमने आंकड़े इकट्ठे किए हैं, प्राइमरी डेटा इकट्ठे किए हैं या सेकेंडरी डेटा जो भी हमने इकट्ठे किए हैं, तो हम रिलायबिलिटी चेक कैसे करें सर कि कौन से ज़्यादा रिलायबल है हमारे लिए? सपोज करो हमने कहीं से प्राइमरी भी किए, कहीं से हम सेकेंडरी भी किए, तो रिलायबिलिटी का जो प्रश्न आता है जब, तो कौन से डेटा हमारे लिए बेटर माने जा सकते हैं सर? उसमें जब हमें कई सोर्सेज से डेटा कलेक्ट किया हमने, तो उसमें सबसे पहली बात होती है कंटिन्यूटी, कि डेटा एक सोर्स से कितना अधिक सोर्स मिल रहा है। अच्छा। और फिर हमें क्या करना पड़ता है कि उसको पूल करना पड़ता है। जैसे अलग अलग सोर्सेज से डेटा कलेक्ट किया है, उसको यूनिफॉर्म करने के लिए आपको पूल करना पड़ता है उनको। वो एक थोड़ा सा टेक्निकल ज़्यादा हो जाता है, तो लेकिन आजकल ये है कि डेटा जब अलग अलग सोर्सेज से मिलता है तो आप देखिए भी किसमें हमें कंटिन्यूटी मिल रही है, किसमें डेटा गैप कम है, अच्छा, किसमें मिसिंग ऑब्जर्वेशन कम है, उसके अनुसार आप डेटा कलेक्ट करिए। धन्यवाद। आपने डेटा का उपयोग बताया हमारे लिए कि डेटा कितने उपयोगी हो सकते हैं, डेटा किस प्रकार से कलेक्ट किए जा सकते हैं। सिन्हा सर को बहुत बहुत धन्यवाद कि इन्होंने यहाँ हमें समय दिया, और हमारा विभाग अर्थशास्त्र विभाग वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी जो खुला विश्वविद्यालय है, इसमें आपका धन्यवाद देता है सर। धन्यवाद सर। धन्यवाद डॉक्टर कुलश्रेष्ठ।